भारत में सत्ता का असली केंद्र आखिर है कहाँ? क्या वो राष्ट्रपति भवन में है या फिर प्रधानमंत्री कार्यालय में? चलिए आज इस दिलचस्प संवैधानिक पहेली को परत दर परत सुलझाते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो हमेशा से भारतीय राजनीति के गलियारों में गूंजता रहा है। कौन सिर्फ नाम का प्रमुख है और असली ताकत असल में किसके हाथ में है? इस पूरी चर्चा के आखिर तक इसका जवाब एकदम शीशे की तरह साफ हो जाएगा। तो इस पूरी गुत्थी को सुलझाने के लिए हमने इसे 5 हिस्सों में बांटा है। हम उनके रिश्ते की बुनियाद से शुरू करेंगे और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए प्रधानमंत्री के खास कर्तव्यों तक पहुंचेंगे, जिससे पूरी तस्वीर एकदम क्लियर हो जाएगी। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस बुनियाद की जिस पर भारत सरकार की पूरी इमारत खड़ी है, यानी राष्ट्रपति और उनकी मंत्री परिषद के बीच का रिश्ता। हमारे संविधान की बस ये एक लाइन, यही भारत की पूरी शासन व्यवस्था की नींव है। ये साफ साफ कहती है कि राष्ट्रपति अकेले काम नहीं करते, उनके साथ हमेशा एक टीम होगी, एक मंत्रिपरिषद जिसके लीडर प्रधानमंत्री होंगे और वो उन्हें सलाह देगी। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। ये जो सहायता और सलाह है, इसका असली मतलब क्या है? क्या राष्ट्रपति को हर सलाह माननी ही पड़ती है? इस सवाल का जवाब हमारी राजनीति के इतिहास में छिपा है। देखिए, यही वो सवाल था जो सत्ता के संतुलन को लेके एक बड़ी बहस की वजह बना, और इसका जवाब हमें मिलता है संविधान में हुए 2 बहुत ही ऐतिहासिक बदलावों में। यहाँ सत्ता का एक बड़ा ही दिलचस्प खेल देखने को मिलता है। देखिए, 1976 में 42वें संशोधन ने यह तय कर दिया कि राष्ट्रपति को सलाह माननी ही होगी, मतलब ये अनिवार्य हो गया। लेकिन सिर्फ 2 साल बाद 1978 में 44वें संशोधन ने राष्ट्रपति को एक छोटी सी ताकत वापस दे दी। वो ये कि वो सलाह को एक बार फिर से सोचने के लिए लौटा सकते हैं, लेकिन अगर वही सलाह दोबारा उनके पास आती है तो फिर उन्हें उसे मानना ही पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम ये तो समझ गए कि सलाह की शक्ति कैसे काम करती है, पर सवाल ये है कि ये सलाह देने वाली टीम यानी कि मंत्रिपरिषद बनती कैसे है? कौन होते हैं इसमें? चलिए देखते हैं। अनुच्छेद 75 के हिसाब से ये प्रक्रिया बिल्कुल सीधी साधी है। सबसे पहले राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत वाले नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं और फिर प्रधानमंत्री की सलाह पर ही बाकी मंत्रियों को नियुक्त किया जाता है। पर क्या मंत्रियों की संख्या पर कोई रोक-टोक है? जी हां, बिल्कुल है। अनुच्छेद 75 ये साफ करता है कि मंत्रिपरिषद का जो आकार है वो लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% से ज्यादा नहीं हो सकता। ये नियम सरकार को बहुत ज्यादा फैलने से रोकता है। अच्छा, यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प नियम है। कोई भी व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है वो भी मंत्री बन सकता है। हाँ, लेकिन शर्त बस इतनी है कि उसे 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव जीतकर संसद में आना होगा, और अगर वो ऐसा नहीं कर पाता तो उसे मंत्री पद छोड़ना पड़ेगा। और हाँ, राजनीतिक स्थिरता बनाए रखने के लिए एक और जरूरी नियम है। अगर कोई सांसद दल बदल कानून के तहत अयोग्य घोषित हो जाता है तो वो उसी लोकसभा में दोबारा मंत्री नहीं बन सकता जब तक कि वो फिर से चुनाव जीतकर वापस ना आ जाए। तो अब टीम तो बन गई। अब सवाल ये है कि ये सरकार चलाती कैसे है? इसके कामकाज का तरीका क्या है? आइए इसको भी समझते हैं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, इसे ध्यान से समझिए। भले ही सारे के सारे फैसले प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद लेते हैं, लेकिन हर सरकारी काम औपचारिक रूप से राष्ट्रपति के नाम पर ही किया जाता है। यही वजह है कि राष्ट्रपति को राष्ट्र का प्रमुख कहते हैं। सरकार का काम आसानी से चलता रहे, इसके लिए मंत्रियों को 4 स्तरों में बांटा गया है। सबसे ऊपर होते हैं कैबिनेट मंत्री, जो सबसे जरूरी मंत्रालयों को संभालते हैं। फिर आते हैं राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार। उनके नीचे राज्य मंत्री और फिर उपमंत्री, जो उनकी मदद करते हैं। यहां पर ना जवाबदेही का एक दोहरा सिद्धांत काम करता है। एक टीम के तौर पर पूरी की पूरी मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति जवाबदेह है। इसका मतलब है वो एक साथ तैरते हैं और एक साथ ही डूबते हैं। अगर लोकसभा सरकार में अपना विश्वास खो देती है तो पूरी टीम को इस्तीफा देना पड़ता है, और वहीं हर मंत्री व्यक्तिगत रूप से भी जवाबदेह होता है। मतलब प्रधानमंत्री की सलाह पर किसी भी मंत्री को कभी भी हटाया जा सकता है। और अब आते हैं इस पूरी कहानी के सबसे अहम किरदार पर, प्रधानमंत्री। वो असल में राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच एक पुल की तरह काम करते हैं। देखिए, अनुच्छेद 78 प्रधानमंत्री को एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी देता है, और वो ये है कि सरकार के हर फैसले और कामकाज की जानकारी राष्ट्रपति तक पहुंचाना। वो सूचना का सबसे अहम जरिया है।
ये कर्तव्य पक्का करते हैं कि राष्ट्रपति सिर्फ एक रबर स्टैम्प बनकर न रह जाएं। उन्हें हर फैसले की जानकारी मिलती है, वो सरकार से कोई भी सूचना मांग सकते हैं और ये भी देख सकते हैं कि कोई भी बड़ा फैसला अकेले ना लिया जाए, बल्कि पूरी टीम की सहमति से लिया जाए। डॉक्टर अंबेडकर के ये शब्द इस पूरी व्यवस्था का सार हैं। राष्ट्रपति पूरे देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, वो हमारे राष्ट्र के प्रतीक हैं। लेकिन देश पर शासन करने की जो असली ताकत है वो जनता द्वारा चुनी हुई सरकार यानी प्रधानमंत्री और उनकी टीम के ही हाथों में होती है। तो आखिर में सवाल यही है कि सत्ता का असली संतुलन है कहाँ? संविधान की किताबों में लिखी शक्तियों और जमीन की हकीकत के बीच। सच तो ये है कि ये एक ऐसा रिश्ता है जो हमेशा बदलता रहता है। ये नेताओं के व्यक्तित्व और देश के राजनीतिक हालात पर निर्भर करता है। और शायद यही भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती है। इस बारे में सोचने पर मजबूर करता है ना?